इलेक्शन सेंटर में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों विश्लेषकों की पूरी टीम मौजूद है। उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूं। प्रदीप सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, विनोद शर्मा जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी और आनंद प्रधान। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। इससे पहले मैं चर्चा शुरू करूं, जरा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता मनीष दिल्ली से बीजेपी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। मनीष, क्या कार्यक्रम है इन नेताओं की टोली का जिसे गांधीनगर पहुंचना है नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए? देखिए रुमाना, करीब दोपहर में 3 बजे बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अरुण जेटली यहां से अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे और देर शाम 5 बजे के आसपास माना जा रहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री और जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के साथ इन तमाम नेताओं की बैठक होगी। और जो आकलन, जो एग्जिट पोल के जो अभी रुझान जो आ रहे हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं पार्टी सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। तो उसी का खाका तैयार करने के लिए, उसी को लेकर मंथन करने के लिए पावर शिफ्ट जो है वो दिल्ली से अहमदाबाद हो चुका है। तो वहां पर ये तमाम नेता मिल बैठकर ये तय करेंगे कि किस तरीके से सरकार बनानी है, किस तरीके से एनडीए के नए एलाइज किनको जोड़ना है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण रुमाना, एनडीए के जो चेयरमैन पद है उसको लेकर कौन होगा, क्या नरेंद्र मोदी एनडीए के चेयरमैन होंगे या लाल कृष्ण आडवाणी को बनाया जा सकता है। ये तमाम मुद्दों को लेकर वहां चर्चा होगी। तो 3 बजे ये तमाम नेता रवाना होंगे अहमदाबाद के लिए रुमाना। जी, हम सीधे रुक करेंगे। मेरे सहयोगी भूपेंद्र इस वक्त गांधीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र, गुजरात गांधीनगर में किस तरीके की हलचल, क्योंकि पावर सेंटर जो दिल्ली था अब शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है गांधीनगर? बिल्कुल, क्योंकि मोदी यहाँ पर मौजूद है और मोदी के ही इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव लड़ा गया था, जिसके नतीजे इस तरह से आए हैं कि बीजेपी सरकार बनाने की ओर आगे दिख रही है। इसलिए अब जो भी चीजें हो रही हैं वो मोदी को ही केंद्र में रख के हो रही है और मोदी ही डिसाइड कर रहे हैं। मोदी फिलहाल गुजरात को समय देना चाहते हैं। उन्हें पता है कि 16 तारीख के बाद में वो शायद गुजरात को ज्यादा समय नहीं दे पाए और इसलिए वो गुजरात में ही कुछ दिन रहना चाहते हैं। और इसीलिए अब तमाम नेता जो उनसे साथ विचार विमर्श करना चाहते हैं वो यहाँ आ रहे हैं। गडकरी इससे पहले भी मोदी से मिलकर जा चुके हैं। माना जा रहा है कि उनकी ये दूसरी मुलाकात है और काफी अहम है। जिस तरह से ये माना जा रहा है कि गडकरी को क्लीन चिट मिलने के बाद ये भी हो सकता है कि उन्हें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। प्रदीप जी, इस पूरी कवायद को आप किस तरीके से देख रहे हैं? गुजरात को समय देना चाहते हैं भूपेंद्र ये कह रहे हैं, लेकिन अब तो केंद्र की राजनीति में इतनी मुख्य भूमिका नरेंद्र मोदी निभा चुके हैं, तो शायद उन्हें ही अपना बेस दिल्ली शिफ्ट कर लेना चाहिए। पर अभी भी गुजरात का मोह छोड़ नहीं पा रहे नरेंद्र मोदी। नहीं, मोह की बात नहीं। वो 16 तारीख को नतीजे आने के बाद दिल्ली आएंगे। उससे पहले कैबिनेट फॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी बातचीत है, गुजरात का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, ये सब तय करने के लिए पार्टी के लोग जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी 16 तारीख से पहले दिल्ली नहीं आने वाले हैं। और जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में बातचीत चल रही है उसमें सबसे बड़ी समस्या जो पार्टी के सामने है वो है कि आडवाणी और जोशी का क्या किया जाए। ये दोनों ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी और जितने भी बाकी नेता हैं उन सबसे बहुत वरिष्ठ हैं। पिछले 50-60 साल से ये पार्टी की ताकत रहे हैं। आज पार्टी को लगता है कि वो एक तरह से लायबिलिटी बन गए हैं, क्योंकि उनको देने के लिए इस समय ऐसा कोई संवैधानिक पद है नहीं। मंत्री उन्हें बना नहीं सकते या बनाना नहीं चाहते, शायद आडवाणी बनना भी नहीं चाहेंगे। तो फिर क्या पद दिया जाए, कैसे उनको एकोमोडेट किया जाए? दोनों में से कोई रिटायर होने को तैयार नहीं है। कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी पारी पूरी हो चुकी, अब उनको एक केवल मार्गदर्शक की भूमिका में रहना चाहिए। ये स्थिति स्वीकार करने के लिए दोनों तैयार नहीं। लेकिन चाहे आरएसएस हो या फिर ये बीजेपी के दूसरा जो नेतृत्व है स्तर का, वो बार बार ये बात बोलता आया है कि अब मार्गदर्शक की भूमिका ही में रहना होगा नरेंद्र मोदी को। विनोद जी, क्या लगता है आपको, मार्गदर्शकों की भूमिका क्या होगी नरेंद्र मोदी की सरकार में? यही माथापच्ची का एक बड़ा विषय रहेगा इस मीटिंग में। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप अपने वरिष्ठ नेताओं की इज्जत भी रख सकते हैं और उनको एक अच्छी पोजीशन और उसके साथ एक वर्किंग ब्रीफ भी दे सकते हैं। देखिए, अवामी नेशनल पार्टी पाकिस्तान की बहुत मशहूर पार्टी थी, भारत की दोस्त पार्टी, और उसमें खान अब्दुल वली खान जब बूढ़े हो गए, उनकी पत्नी प्रेसिडेंट हो गई पार्टी की, तो उनका जो ओहदा था वो रहबर का था। रहबर मींस मार्गदर्शक, और वो एक फॉर्मल पोजीशन थी उस पार्टी के भीतर। देखिए, कोई भी बड़ी पार्टी जिसका इतिहास है, ये जो बातें कही जा रही हैं 80 में सब ये पार्टी बनी है, इसका इतिहास नहीं है। और आज मौका है कि अपना इतिहास बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। और इतिहास बनाने की प्रक्रिया में जिन लोगों ने नींव रची इस पार्टी की, उसका आप तिरस्कार नहीं कर सकते। उनको ये नहीं कह सकते कि रिटायर हो जाएं, बूढ़े हो गए हैं।
इनको ओल्ड पीपल्स होम में भेज दो। ये देखिए, जेरेंटोक्रेसी की कोई यहां पर मैं एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लेफ्ट पार्टीज हैं उन्होंने क्या अभी तक क्या अच्युतानंदन को निकाला है क्या सीपीएम ने? उसने दिया हुआ उसको सेंट्रल कमेटी में एक ओहदा, तो आप उनको ओहदा दीजिए, उनकी जो एडवाइस है वो आपका मार्गदर्शन करेगी। आपके पास अगर ये सोचना शुरू कर दो कि आप यकायक एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए हैं और आपके पास समस्त विजडम आ गया है, तो फिर ये मैं समझता हूं अपना ही तिरस्कार कर रहे हैं और अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। तो इन दोनों को इज्जत देनी चाहिए, 20 तरीके हैं इज्जत देने के, और इनको भी सलाहियत बरतनी चाहिए कि कोई ऐसी चीज ना मांगे जिसके चलते जो नई टीम आ रही है उसकी कार्यशैली में कोई रुकावट बने। बिल्कुल, लेकिन विनोद जी, हमने देखा पहले भी किस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी की जिद की वजह से कई बार पार्टी को बैकफुट पर भी जाना पड़ा। तो ऐसे में क्या माना जाए, गरिमा के साथ विदाई, ऐसा ही कोई प्लान तैयार करना पड़ेगा? बहुत से बड़ा जिद्दी एल.के. आडवाणी नहीं है जी, विनोद अग्निहोत्री जी। आप समझिए, लेकिन उनको पदों से हटा भी चुकी है पार्टी। देखिए वो हटा चुकी है, लेकिन वापस नहीं है उसके बाद। नहीं, सवाल ये है कि डॉक्टर जोशी गलत एग्जाम्पल को दे रहे हैं हम। नहीं, आप अगर चाहते हैं कि आडवाणी जी ना रहे तो फिर बात अलग है। आडवाणी और जोशी क्या पार्लियामेंटी बोर्ड की सदस्यता से संतुष्ट होंगे? नहीं, सवाल इसका है। देखिए बात सुनिए, या लालकृष्ण आडवाणी क्या एनडीए के चेयरमैन बनकर सीमित रहना चाहेंगे? ऐसा है कि घर में जब पिता वृद्ध हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पिता को आप घर से निकाल के वृद्धावस्था वाले होम में भेज देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये हमारी अगर हिंदू पद्धति का इतनी बड़ी अगर पालक है भारतीय जनता पार्टी, तो फैमिली के कर्ता आज भी आडवाणी है। बिल्कुल, विनोद अग्निहोत्री जी, तो वो बीच का रास्ता होगा क्या? नहीं, बीच का रास्ता दरअसल क्या है, बीच का रास्ता नरेंद्र मोदी को तय करना पड़ेगा। अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको एक बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा कि आप कैसे जो है, आप मार्गदर्शक की 2 परिभाषाएं होती हैं। एक तो होता है जो मार्गदर्शन करे, और एक होता है जो मार्गदर्शक के रूप में दर्शक की भूमिका में रहे। तो वो उनको दर्शक की भूमिका में रखना चाहते हैं या वाकई एक सलाहकार वरिष्ठ बुजुर्ग की भूमिका में रखना चाहते हैं? अभी तक का नरेंद्र मोदी जी का जो राजनीतिक अनुभव है गुजरात का, उसमें शायद उनके यहाँ किसी मार्गदर्शक की कोई भूमिका रही नहीं है। केशुभाई पटेल से उन्होंने कोई मार्गदर्शन नहीं लिया जी। शंकर सिंह वघेला तो खैर पार्टी से बाहर ही आ गए थे। कांशीराम राणा से कोई मार्गदर्शन नहीं लिया उन्होंने, सुरेश मेहता से कोई मार्गदर्शन नहीं लिया उन्होंने, और तमाम सारे इस तरह गुजरात में उन्होंने किसी से मार्गदर्शन नहीं लिया। वो मार्गदर्शन खाली आडवाणी जी से लेते रहे तब तक जब तक आडवाणी जी केंद्र में ताकतवर रहे और उनके संरक्षक रहे। तो उनका जो राजनीतिक अतीत है वो अभी तक ये बताता है कि वो किसी से मार्गदर्शन लेते नहीं है, बल्कि वो अपना रास्ता खुद तय करते हैं। ऐसी स्थिति में कह रहे हैं, बड़ा मुश्किल लगता है मुझको। जी, आनंद प्रधान जी, राजनाथ सिंह जा रहे हैं, नितिन गडकरी जा रहे हैं, अरुण जेटली जा रहे हैं, लेकिन एक नाम की कमी जो मुझे खल रही है, सुषमा स्वराज का ना शामिल होना नेताओं की इस टोली में, ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जो हम बहस कर रहे हैं कि जोशी जी की और आडवाणी जी की क्या भूमिका होगी, उसी के संदर्भ में सुषमा स्वराज की स्थिति को भी देखना चाहिए। बीजेपी में एक जनरेशनल चेंज हो चुका है, लीडरशिप में चेंज हो चुका है। बावजूद इसके जो बात हो रही है आडवाणी जी को या जोशी जी को, खास करके आडवाणी जी को मार्गदर्शक की भूमिका में रखें, वो एक मार्गदर्शक बने रहें, ऐसा पार्टी के अंदर का जो इंटर लीडर्स राइवलरीज है उसमें जो अंतर पार्टी के अंदर जो डिफरेंट गुट्स हैं, उन गुटों के बीच की जो लड़ाई है उसमें आडवाणी जी को कोई मार्गदर्शक केवल बनाकर नहीं रहने देगा। आज की स्थिति में यह सही बात है कि जो नए रीअलाइनमेंट्स हो रहे हैं खुद बीजेपी के अंदर, उस बीजेपी के अंदर के रीअलाइनमेंट में शिवराज सिंह चौहान बैकग्राउंड में खड़े हैं और उनके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आडवाणी जी, सुषमा स्वराज, ये सब लोग एक खड़े हो रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान बैकग्राउंड में खड़े हैं और उनके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आडवाणी जी, सुषमा स्वराज, ये सब लोग एक खड़े हो रहे हैं। और बीजेपी के अंदर आप ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले जिस तरीके की खबरें आती थी, बीजेपी में फूट, बीजेपी में दरार, अब नतीजों के बाद वो और ज्यादा रातों रात कभी खत्म नहीं होता, किसी पार्टी में नहीं होता। हर पार्टी डिफरेंट इंटरेस्ट और ग्रुप्स की पार्टी होती है, हमें यह भूलना नहीं चाहिए। पर यह सही बात है कि नरेंद्र मोदी का एक नेतृत्व उभर करके आ गया है, पर इसका मतलब यह नहीं कि पार्टी के अंदर जो इंटर लीडरशिप राइवलरीज हैं वो खत्म हो जाएंगी रातों रात। वो खत्म होने वाले नहीं है, वो नए नए रूपों में उभर करके सामने आएंगी। उसमें जो ये राइवलरीज हैं उसमें आडवाणी जी को वो शांति से बैठने नहीं देंगे और आडवाणी जी केवल मार्गदर्शक बन करके रहेंगे, एक ऐसे मार्गदर्शक जिसकी कोई बहुत फॉर्मल भूमिका नहीं है गवर्नमेंट में, ऐसा नहीं होने वाला। बीजेपी का भले ही कोई इतिहास
आस्था रहा हो, पर नरेंद्र मोदी का एक लंबा इतिहास हमने देखा और गुजरात में किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने विरोधियों को एकदम शांत कर दिया। तो यही मेरा सवाल था कि वो जो दरार, वो जो कहा जा रहा था एक खाई पार्टी के नेताओं के बीच, अब जब नरेंद्र मोदी होंगे नेतृत्व करते हुए पार्टी का, तो उसकी कोई गुंजाइश होगी पार्टी में? देखिए, ऐसा है, नरेंद्र मोदी ने जो कैंपेन किया है, अगर उसका नैरेटिव में आपको याद दिलवा, माफ कीजिए